सुनीता बुआ 5 रुपए दे दो ना, चॉकलेट खानी है। नन्ही शिवा ने सुनीता के गले में बाहें डालकर कहा। क्यों बुआ को तंग कर रहे हो, मैं देती हूँ पैसे। सुनीता की भाभी काव्या बोली। कोई बात नहीं भाभी, बच्चा है और उसकी बुआ इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि भतीजे को चॉकलेट भी ना खिला सके। कहते हुए सुनीता ने शिवा को गोद में लेकर प्यार किया और 5 रुपए उसकी हथेली पर रख दिए। मेरी अच्छी बुआ कहकर शिवा ने सुनीता के गाल पर पप्पी दी और भाग गया। सुनीता, कृष्णा रो रहा है, शायद भूख लगी होगी, कहकर काव्या ने 7 महीने के शिशु को सुनीता की गोद में दे दिया। सुनीता अपने बच्चे को आंचल में ले उसे स्तनपान कराने लगी। सुनीता की ओर देख माँ के आंसू भर आए। हे भगवान, मेरी बेटी की किस्मत में क्यों इतने दर्द भर दिए। जो लड़की 2 साल पहले तक हर दुख से अनजान थी, आज कांटों पर चल रही है। माँ मन ही मन बोली। क्या सोचने लगी माँ? सुनीता माँ को उदास देखकर बोली। तू ही क्यों नहीं छोड़ देती जिद, अपना नहीं तो बच्चे का ही ख्याल कर। तू अगर कहे तो हम हाथ जोड़ लेंगे दामाद जी के, तेरी गृहस्थी फिर से बस जाए, कृष्णा को पिता मिल जाए। उस आदमी की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी मैं अपने बेटे पर। और माँ, ये मेरी जिद नहीं, स्वाभिमान है। अगर वो बीमार होते जिंदगी लगा देती सेवा में, अगर गरीब होते खुशी खुशी रूखी सूखी खा लेती, अगर स्वर्गवासी भी हो जाते तो जिंदगी भर उनकी विधवा बन काट लेती। लेकिन मेरे रहते दूसरी औरत से संबंध और बच्चा, ये मेरे स्वाभिमान पर वार है माँ। अपना आत्मसम्मान खोकर वहाँ जाने की और उनके साथ रहने की बात मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन बेटा, कैसे कटेगी इस तरह जिंदगी? तेरे पिताजी होते तो शायद कुछ हल निकालते, पर अब। माँ आंसू पोंछते हुए बोली। आप चिंता ना करो माँ, आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। अपना और अपने बच्चे का खर्चा खुद उठाऊंगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ सुनीता, काव्या ने सुनीता के कंधे पर हाथ रखकर कहा। थैंक यू भाभी। क्या आपको भी मैं ही गलत लगती हूँ? नहीं, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। अपना आत्मसम्मान खोकर जिए भी तो क्या जिए। आज से 28 साल पहले जब सुनीता का जन्म हुआ तो घर में खुशियाँ छा गई। बेटे नीरज के जन्म के 7 साल बाद बेटी का आना परिवार के लिए खुशियों की सौगात लाया। उसी समय सुनीता के पिता को पदोन्नति मिल गई, जिसके लिए वो बहुत समय से प्रयासरत थे। सुनीता सच में परिवार के लिए शुभ समय लाई और परिवार दिन प्रतिदिन फलता फूलता गया। चंचल सुनीता नन्हे नन्हे कदमों से दिन भर दौड़ा करती। माँ, पिताजी और बड़े भाई की जान बसती सुनीता में। वो जिधर उंगली कर दे समझो वो चीज उसकी। सुनीता जितनी चंचल और मृदुभाषी थी, उतनी ही स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय। समय के साथ सुनीता और नीरज बड़े हो गए। भाई पढ़ने लिखने में एक से बढ़कर एक था, तो वहीं सुनीता पढ़ने में कमजोर थी। पढ़ाई में कभी उसका मन ही नहीं लगा और माँ पिताजी ने भी कभी सख्ती नहीं बरती। पिताजी हमेशा यही कहते रहे कि भागो वाली है सुनीता, जिस घर जाएगी राज करेगी, सब किस्मत से हो जाएगा, कुछ ना करना पड़ेगा। और फिर मैं भी तो हूँ, ऐसा वर ढूंढूंगा जो लाखों में एक हो। एक खासियत थी सुनीता में, इसके हाथों में गजब का हुनर था और सिलाई कढ़ाई का उसे शौक था। और माँ ने भी इसे सुनीता का शौक मान उसे सिलाई की शिक्षा अच्छे से दिला दी। नीरज की बड़ी सरकारी नौकरी लग गई और पिताजी ने धूमधाम से उसकी शादी काव्या से कर दी। काव्या समझदार लड़की थी और जल्द ही सुनीता उसके साथ घुल मिल गई और दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हो गई। अब पिताजी का ध्यान सुनीता की ओर गया, जो कि ग्रेजुएशन कर चुकी थी। सुनीता आकर्षक व्यक्ति वाली
व्यक्तित्व वाली सीधी सादी लड़की थी। आमतौर पर माता पिता के प्यार की छांव में जो बच्चे होते हैं वैसी। कुछ दिनों से पिताजी बीमार रहने लगे थे और जल्द से जल्द सुनीता के हाथ पीले कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे और उन्होंने सुनीता के लिए योग्य वर की तलाश आरंभ कर दी। पिताजी की मेहनत रंग लाई और जल्द ही सुनीता के लिए योग्य वर की तलाश पूरी हो गई और अच्छी सरकारी पोस्ट पर नियुक्त हेमंत के साथ सुनीता का रिश्ता हो गया। हेमंत के पिताजी सुनीता के पिता के मित्र थे। सुनीता को बचपन से जानते थे। तुरंत शादी के लिए हाँ कह दी। सुनीता आंखों में सतरंगी सपने लिए ससुराल आ गई। सास ससुर ने उसे बेटी जैसा प्यार दिया और तो हेमंत ने हृदय से स्वागत किया। लेकिन कभी कभी जो ऊपर से अच्छा दिखता है वह वाकई में उतना ही अच्छा होगा, कहा नहीं जा सकता। सुनीता धीरे धीरे नए परिवेश में रमने लगी। वैसे तो हेमंत का व्यवहार ठीक ही था, पर कभी कभी वो जाने किन ख्यालों में खो जाता। सुनीता इस बात से अनजान थी कि हेमंत ने सुनीता से पिता के दबाव में आकर शादी की है। हेमंत ने शादी तो कर ली और उसे दिल से अपनाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसका दिल आज भी किसी की यादें लिए हुए था। पढ़ाई के दौरान हेमंत अपनी सहपाठी इशिता से प्यार करता था। इशिता बेहद ही खूबसूरत और मिलनसार लड़की थी, खुले विचारों वाली। इशिता का कॉलेज का लगभग हर लड़का दीवाना था। उन्हीं दीवानों में हेमंत का नाम सबसे ऊपर आता था। इशिता यह बात जानती थी। उसे हेमंत ठीक तो लगता था, पर इशिता के सपने बहुत ऊंचे थे और इशिता वह स्वतंत्र पक्षी थी जो खुला आसमान चाहती थी, कैद नहीं, भले वह कैद किसी के प्यार की ही क्यों ना हो। एक दिन इशिता अपने सभी दीवानों के दिलों को तोड़कर कॉलेज के सबसे अमीर लड़के के साथ भाग गई। हेमंत को बहुत ठेस पहुंची। इशिता का सानिध्य पाने की हेमंत की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। उन बातों को 3 साल बीत गए। हेमंत की सरकारी नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही पिताजी ने उसकी शादी सुनीता से कर दी। हेमंत सुनीता के साथ खुश था और धीरे धीरे उसे प्यार भी करने लगा था, पर इशिता को भूल नहीं पाया था। आज भी इशिता के रूप, सौंदर्य, चंचलता और आकर्षण के आगे सुनीता का सौम्य व्यक्तित्व हेमंत को फीका लगता। सच ही कहा है किसी ने, पुरुषों का हृदय क्या चाहता है कोई नहीं जान सकता। इशिता जो उसे छोड़ किसी और की हो गई, आज भी हेमंत के दिल में थी। और सुनीता जो पूर्ण समर्पित थी, शायद हेमंत का उस पर ध्यान ही नहीं था। सुनीता ने खुद को हेमंत और उसके परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया था। वह एक अच्छी बहू, वह पत्नी थी। सुनीता कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हेमंत उसके अलावा किसी और के बारे में भी सोच सकता है। संबंध होना तो दूर की बात है, पर शायद सुनीता गलत थी। धीरे धीरे उसके हाथ से निकल रहा था। यह शायद कभी उसका पूरी तरह हो ही नहीं पाया था। हेमंत अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था। बस उसकी पूरी दुनिया घर और ऑफिस तक सीमित हो चुकी थी और इशिता का ध्यान धीरे धीरे उसके हृदय से हट रहा था। सुनीता हेमंत के दिल में अपना स्थान बना ही रही थी कि किस्मत ने अपना खेल खेल दिया और ना जाने कहां से इशिता आ गई। हैरान परेशान पति की मौत से दुखी 1.5 साल की बेटी उंगली थामे हुए हेमंत से मदद की गुहार लगाने। दिल में इशिता के लिए कोमल भावनाएं तो पहले से ही थी। उसकी इस तरह की हालत देखकर सहानुभूति भी आ गई और हेमंत ने उसके रहने के लिए एक कमरे का इंतजाम अपने ऑफिस से थोड़ी दूरी पर कर दिया। दिल में इशिता के लिए नाराजगी तो थी, लेकिन फिर भी हेमंत शाम को उससे मिलने गया। साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर पहुंचा। उसे देख इशिता के आंसू बह चले और उसने हेमंत के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो हेमंत, तुम्हें ठुकरा कर गई और देखो क्या हो गया। कोई बात नहीं इशिता, मैं वो सब बातें भूल चुका हूँ और अब मेरा अपना परिवार है, जानती हूँ। और मैं यहाँ तुम्हारी गृहस्थी बिगाड़ने नहीं आई हूँ।
हालात की मारी हूँ, बस थोड़ी मदद कर दो। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, बस मेरी नौकरी का इंतजाम करा दो। हेमंत ने उसकी तरफ देखा। बस अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकूं, इशिता हाथ जोड़कर बोली। हेमंत ने उसका हाथ थाम लिए। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मेरे रहते तुम किसी बात की चिंता मत करो। वैसे तुमने तो बहुत जल्दी शादी कर ली थी। आगे पढ़ाई की या नहीं? मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और आज की तारीख में मेरे पास सिर्फ हायर सेकेंडरी ही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। लेकिन यह तो किसी भी तरह के काम के लिए अपर्याप्त है। क्या तुम कुछ दिनों तक ऑफिस स्टाफ को टिफ़िन की सप्लाई कर सकती हो? क्योंकि जहाँ से हमारा टिफ़िन आता है वे लोग अभी किसी कारणवश टिफ़िन नहीं दे पा रहे हैं, तो समस्त स्टाफ को बहुत परेशानी हो रही है। कुल मिलाकर 10-12 लोग हैं, तो तुम्हें 10-12 टिफ़िन बनाने होंगे। 1000 रुपये के हिसाब से पैसे मिलेंगे तो महीने के 12,000 हो जाता है। तुम्हारा कुल खर्चा 3-4 हजार ही होगा और बाकी की बचत हो जाएगी, जिससे तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का काम आराम से चल जाएगा। इस शहर में मैं किसी को नहीं जानती, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। तुम्हें तकलीफ देना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे माता पिता ने मुझसे सारे संबंध खत्म कर लिए हैं और कोई सगा संबंधी भी नहीं है। मेरे पति की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके, वरना मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करती। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी मदद करने की। ये कुछ राशन है कुछ दिनों के लिए, बाकी टिफ़िन के लिए सामान का इंतजाम मैं कर दूँगा। 2-3 दिन बाद से ही तुम टिफ़िन बनाना शुरू कर दो, ठीक है? जैसा तुम ठीक समझो। अब बस तुम्हारा ही सहारा है। इशिता ने निहायत ही अपनेपन से हेमंत के करीब आकर कहा। हेमंत भी बेचैनी का अनुभव कर वहाँ से उठकर चला आया, पर इशिता का ख्याल कहीं ना कहीं दिल में ही रह गया, जो कि अब हर समय रहने लगा। इशिता रोज दोपहर को टिफ़िन देने आने लगी और आते जाते रोज ही हेमंत के केबिन में बैठ जाती और उससे बात करती रहती, अपने दुखड़े रोती रहती और अपने साथ हुए ना जाने कहाँ कहाँ के अन्याय का बखान करती रहती। हेमंत धीरे धीरे उसके प्यार में फंसने लगा था। अब हर समय हेमंत को इशिता का ही ख्याल रहता। कुछ पैसे इकट्ठे होने पर इशिता अपने पुराने रंग पर लौट आई थी। अब हमेशा सज धज के रहती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती और हर समय हेमंत को रिझाने की कोशिश करती। हेमंत पहले से ही उसके प्रति आकर्षित था, अब उन्हें उसके मुंह पास में बंधने लगा। इन सब बातों से अनजान सुनीता बस घर गृहस्थी में रमी हुई थी। उसके लिए हेमंत ही सब कुछ था। हेमंत को खुश करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। इशिता की मदद करते करते हेमंत कब उससे फिर से प्यार करने लगा, खुद हेमंत को ही पता नहीं चला। इशिता का उद्देश्य पूरा हो चुका था। वह हेमंत के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। बस अब वह उसकी जिंदगी में आना चाहती थी, जिसका मौका उसे जल्द ही मिल गया। और एक दिन हेमंत खुद पर काबू ना पा सका और सारी मर्यादाएं भूल वो और इशिता एक हो गए। इशिता का सानिध्य पाने की हेमंत की बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई थी और वो अपना समय और पैसा दोनों इशिता पर लुटाने लगा। इशिता के प्यार में हेमंत अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी सुनीता के प्रति अपने कर्तव्य को भूलने लगा। और जब हेमंत को इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इशिता उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और वह अब हेमंत को उससे शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी। हेमंत भी इशिता को प्यार करता था, पर वह सुनीता के साथ अन्याय नहीं करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना कि एक साथ 2 नाव पर सवार नहीं हुआ जा सकता। जो बात गलत है वो गलत है। और हेमंत ने इस वक्त सुनीता और इशिता दोनों से ही कुछ ना कहना ठीक समझा।
और वह दोनों रिश्ते निभाता चला गया। एक और घर पर सुनीता का ध्यान रखता और दूसरी तरफ इशिता का। हेमंत भला करने की चाह में जिस गलत राह पर निकल गया था, उसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला था। वह यह समझ नहीं पा रहा था। समय के साथ सुनीता ने कृष्णा को जन्म दिया, तो दूसरी ओर इशिता भी कुछ महीने बाद ही एक बच्चे की मां बन गई। और दुर्भाग्य से बच्चे का एक पैर जन्म से ही खराब था, जिस और अपनी मौज मस्ती में हेमंत और इशिता ने ध्यान ही नहीं दिया। हेमंत इशिता के प्यार में इस कदर डूब चुका था कि उसे समाज की कोई परवाह ही नहीं थी। सुनीता लगभग 1 महीने तक डिलीवरी की थकान के कारण हेमंत की दिनचर्या पर ध्यान नहीं दे पाई और उसे पता ही नहीं चलता था कि हेमंत कब घर आता है और कब जाता है। सुनीता को लगा कि शायद हेमंत काम की व्यस्तता के चलते उसे समय नहीं दे पा रहा है। हेमंत और इशिता के अवैध संबंधों की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। जो चर्चा अब तक दबी जुबान में होती थी, वो बच्चे के जन्म के बाद अब चटकारे की खबर बन चुकी थी। सुनीता छोटे बच्चे की देखरेख में व्यस्त थी ही एक और बुरी खबर आ पहुंची। इशिता के पिता का एक्सीडेंट हुआ था। हेमंत के माता पिता ने हेमंत की करतूतों की खबर सुनीता तक न पहुंचे, इसीलिए उसे मायके यह कहकर भेज दिया कि कुछ वक्त अपने पिता के साथ बिताए। और सुनीता 2 महीने के कृष्णा को लेकर मायके आ गई। यह जब की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे और लोग लैंडलाइन पर ही कभी कभार बातचीत कर लिया करते थे। इस कारण सुनीता की भी हेमंत से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। हेमंत के पिता ने हेमंत को बहुत समझाया, पर हेमंत इशिता के रूप जाल में पूरी तरह डूब चुका था। तो उसने कुछ ना सुना ना माना और घर आना कम कर दिया। अब अक्सर ही वो इशिता के घर ही रुक जाता था। सुनीता एक और पिता की तबीयत और छोटे बच्चे को संभालने में परेशान थी। उस पर हेमंत की उपेक्षा उसे और परेशान कर रही थी। सुनीता वापस आने का सोच ही रही थी कि एक दिन सुनीता के पिता स्वर्गवासी हो गए। यह सुनीता के लिए बहुत ही गहरा सदमा था। वह पूरी तरह टूट गई थी। इस वक्त उसे हेमंत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर हेमंत तो उसके पास था ही नहीं। वह तो इशिता और अपने नए आए शिशु के साथ समय व्यतीत करने में मगन था। हेमंत के बारे में पूछने पर सुनीता के सास ससुर ने बहाना बना दिया कि हेमंत किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर के बाहर गया हुआ है। सुनीता लगभग 1.5-2 महीने अपने मायके में रुकी। तब तक कृष्णा 4 महीने का हो गया था, तो सुनीता उसे लेकर वापस ससुराल आई। उसे ससुराल का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। सास दुखी और ससुर जी परेशान। सुनीता ने कारण जानना चाहा, तो दोनों ने ही चुप्पी साध ली और सुनीता बेचैन हो उठी। हेमंत घर में नहीं था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। सुनीता सच जानने के लिए प्रयास करने लगी। जल्द ही सुनीता के सामने सच्चाई आ गई और सच जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सुनीता को यकीन ही नहीं हुआ कि हेमंत ऐसा कर सकता है। वह इंसान जो उसका सब कुछ था, मानो एक पल में अनजाना बन गया था। सुनीता का हृदय ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी हेमंत का किसी और से संबंध है और इस संबंध से एक संतान भी जन्म ले चुकी है। यह सब सुनीता के बर्दाश्त के बाहर था और उसने हेमंत और इस घर को तुरंत छोड़ने का निर्णय ले लिया। सुनीता ने हेमंत के विश्वासघात और बेवफाई से दुखी होकर घर छोड़ने का फैसला ले लिया, तो अम्मा ने आगे आकर हाथ जोड़ लिए। मत जा बिटिया, मैं जानती हूँ हेमंत गलत है, पर सब कुछ उस डायन का किया हुआ है। उसने हेमंत को फंसा लिया है। मैं उससे बात करूँगी, उसे लेने जाऊँगी। अभी मुझे कुछ समय दे दे। जैसे ही उसे पता चलेगा तू आई है, भागा चला आएगा। तुझे बहुत चाहता है बेटा, सास ने रोते हुए सुनीता से कहा। तेरे और कृष्णा के बिना ये घर सूना है। सास की बात का मान रखते हुए सुनीता रुक गई, पर दिल में दरार आ चुकी थी जो शायद अब कभी नहीं भर सकती थी। सास की कही बात सच निकली और लगभग
15 दिन बाद हेमंत सुनीता से मिलने आया। घर में चारों ओर खामोशी फैली हुई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। रात के 10 बज रहे थे। कमरे के एक ओर सुनीता खड़ी थी तो दूसरी ओर हेमंत, दोनों ही खामोश। सुनीता, मैं तुमसे कुछ, हेमंत ने बोलना चाहा। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हेमंत ने उसकी तरफ देखा। मेरे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हुए आपको एक बार भी आत्मग्लानि नहीं हुई? क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम और समर्पण में, जो आपको दूसरी स्त्री की आवश्यकता पड़ गई? आज सुनीता ने पहली बार हेमंत से ऊंची आवाज में बात की थी। मैं उससे प्रेम करता हूँ। हेमंत नजर नीची किए हुए बोला। और जो मुझसे किया वह क्या था? वह भी प्रेम ही था। तुम दोनों से प्रेम करता हूँ। ओह, तो आप दोनों से प्रेम करते हैं? सुनीता व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। पर अब किसके साथ रहना चाहेंगे? किसके जीवन का उद्धार करने का विचार है आपका? तुम मुझे ताना मार रही हो? आप कुछ भी समझ सकते हैं। मैं इशिता को नहीं छोड़ सकता सुनीता, प्लीज समझो। मतलब आप मुझे छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहता। ये संभव नहीं हेमंत। सुनीता के मुंह पर पहली बार हेमंत का नाम आया। मैं कृष्णा और तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य समझता हूँ और उन्हें निभाऊंगा। कर्तव्य और नैतिकता जैसे शब्द आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। जो व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को धोखा दे किसी अन्य स्त्री की संतान का पिता बन सकता है, उससे मुझे किसी तरह की आशा नहीं है। मैं इस हाल में इशिता को नहीं छोड़ सकता। वो बेसहारा है। 2 बच्चे की जिम्मेदारी है उस पर। वो कहाँ जाएगी? मैंने तो नहीं कहा आप उसे छोड़ दो। तुम दोनों बराबर हो मेरे लिए। मेरी बराबरी उस चरित्रहीन स्त्री से करके मुझे अपमानित ना करे। वो चरित्रहीन नहीं है, हालात की मारी है। आपको उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं। वो क्या है, समय अवश्य आपको समझा देगा। तुम उसे मेरी जिंदगी में स्वीकार कर लो। हम तीनों की जिंदगी शांति से कट जाएगी। हेमंत ने बेशर्मी की सारी सीमा लांघ दी। अगर मेरे संबंध किसी अन्य पुरुष से होते तो क्या आप मेरे साथ रहते? सुनीता ने वह पूछ लिया जो हेमंत ने सोचा भी न था। हेमंत ने सुनीता की ओर देखा। सुनीता की आंखें अंगारे बरसा रही थी। हेमंत खामोश। आपकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया है। मैं तो अपना निर्णय पहले ही ले चुकी थी। मम्मी जी का मान रखने के लिए रुकी हुई थी। कल सुबह चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। आपको अपना नया परिवार मुबारक हो। उम्मीद है आप उनके प्रति वफादार रहेंगे। सुनीता दर्द को पीते हुए बोली। लेकिन मैंने तुम्हें जाने का नहीं कहा है। ये घर तुम्हारा है। तुम यहाँ आराम से रहो। मैं इशिता के साथ रह लूँगा। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा और कृष्णा का पूरा ध्यान रखूँगा मैं। जानती हूँ ध्यान तो आपने अभी तक भी खूब रखा है हमारा, पर ये संभव नहीं। मैं हर दुख हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपना स्वाभिमान खोकर मैं इस घर में कभी नहीं रह सकती। पर कृष्णा मेरा बच्चा है, आपका एक और बच्चा है। अपना प्यार और कर्तव्य दोनों वहाँ दे दीजिए। कृष्णा के लिए उसकी माँ ही काफ़ी है और मेरे जीते जी उसे किसी ऐसे पुरुष की आवश्यकता नहीं है जो उसका और उसकी माँ का गुनहगार है। कहकर सुनीता कमरे से बाहर निकल गई और हेमंत उसे जाते देखता रह गया। सुनीता कृष्णा को लेकर अपने मायके आ गई। घर वालों को तो अंदाजा ही नहीं था कि सुनीता के जीवन में इतनी उथल पुथल मची हुई है। जब सबको सच्चाई पता चली तो सबने जाकर हेमंत से बात करने के बारे में कहा। जब सुनीता ने सुना तो उसने इनकार कर दिया। समझाया उसे जाता है जो गलती करे, जो ना समझ हो उसे नहीं, जो सब कुछ जानते समझते करे। और अगर उनके जीवन में कोई
मेरा कोई स्थान ही नहीं है, तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। उसकी बातों से माँ को बहुत ही दुख हुआ। माँ नहीं चाहती थी कि सुनीता का घर उजड़े, इसीलिए वह बार बार उसको कृष्णा की दुहाई देकर जाने के लिए कह रही थी और चाह रही थी कि किसी भी तरह हेमंत और सुनीता का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, पर यह संभव नहीं था। रिश्ते में सिर्फ दरार ही नहीं, एक गहरी खाई आ चुकी थी जो अब कभी नहीं भर सकती थी। हेमंत सुनीता के दिल में अपना स्थान और सम्मान दोनों खो चुका था। सुनीता ने माँ से घर के ऊपरी हिस्से में रहने की इच्छा जाहिर की। काव्या और उसके भाई नीरज ने खुशी खुशी उसका सारा इंतजाम ऊपर के हिस्से में कर दिया। ऊपर के हिस्से में 2 कमरे और रसोई घर था। इतना सुनीता और कृष्णा के लिए पर्याप्त था। सुनीता ने अपनी माँ और भाई की मदद से सिलाई कढ़ाई की सामग्री एकत्रित की और सिलाई का काम शुरू कर दिया। सुनीता का हाथ तो बचपन से ही सिलाई कढ़ाई में अच्छा था, तो उसका काम चल निकला और उसकी इतनी आय होने लगी जिससे वह अपना और कृष्णा का खर्चा आसानी से निकाल सके और कुछ बचत भी कर सके। हालांकि नीरज और काव्या हर कदम पर उसके साथ थे, पर वह एहसान लेकर खुद को छोटा नहीं बनाना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ से भी मदद लेने से मना कर दिया। सुनीता अपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान के बल पर आगे बढ़ चली। समय अपनी गति से बढ़ चला। सुनीता और कृष्णा अब एक दूसरे के पूरक थे। उन माँ बेटे को किसी और की आवश्यकता नहीं थी, और अगर कभी भी कुछ जरूरत होती तो मामी काव्या और मामा नीरज का साथ तो हर समय था ही। सुनीता के संस्कार और परवरिश जहाँ एक ओर कृष्णा को एक अच्छा इंसान बना रहे थे, दूसरी ओर सुनीता भी आत्मनिर्भर बनकर कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ रही थी। उधर हेमंत भी कुछ महीनों बाद इशिता को लेकर अपने घर आ गया। हेमंत के माता पिता को हालांकि ये रिश्ता मंजूर नहीं था, पर संतान के आगे हर कोई चुप हो जाता है, तो उन्होंने भी इशिता को अपना लिया। जैसे तैसे इशिता और हेमंत की बेटी रुचि बड़ी हुई तो उसके पैर की विकृति के बारे में हेमंत और इशिता को समझ आया। उसका एक पैर कमजोर था और वह लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। हेमंत को अपनी बेटी से बहुत स्नेह था और वह उसके लिए बहुत परेशान रहता था। उसने उसका हर संभव महंगे से महंगा इलाज कराया, पर सब लाइलाज निकला और वो अपाहिज ही रही। एक तो बुजुर्ग माँ बाप की सेवा, दूसरा अपाहिज बेटी की देखभाल। इशिता परेशान हो उठी। इशिता को अपनी अपंग लड़की से नफरत हो चली थी। जैसे तैसे 5 साल बीते। जितना ज़्यादा हेमंत को उस लड़की से मोहब्बत थी, इशिता को उतनी ही अधिक नफरत। और एक दिन अचानक इशिता अपनी दोनों बेटियों को हेमंत के घर छोड़कर फिर से गायब हो गई। हेमंत ने इशिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। उड़ती उड़ती एक खबर मिली कि सीता ने अपने पुराने पति को भी छोड़ दिया था और हेमंत के पास आ गई थी, और हेमंत को उसकी मौत के बारे में झूठा बताया था। हेमंत का दिल टूट गया और उसको सुनीता के कहे हुए शब्द याद आए कि वह चरित्रहीन है या नहीं, यह तो आपको वक्त ही बता देगा। अब हेमंत पछता रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हेमंत सुनीता को खो चुका था और इशिता उसको छोड़कर जा चुकी थी। उसके ऊपर वृद्ध माता पिता के साथ 2 बच्चियों की जिम्मेदारी भी थी। उनमें से बड़ी बच्ची काजल, जिसको इशिता अपने साथ लाई थी, अब 10 साल की हो रही थी, और हेमंत की बेटी रुचि की उम्र अब 7 साल थी। दोनों ही बच्चियां उम्र के उस दौर में थी जहां उन्हें माँ की सख्त जरूरत थी, पर उनकी माँ तो अपने ऐशो आराम की खातिर उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। जैसे ही हेमंत को खबर मिली कि सीता पास के शहर के एक बिजनेसमैन के साथ ही रह रही है, तो हेमंत भागा भागा उसके पास आया और उसके आगे हाथ जोड़ दिए। इशिता, प्लीज वापस चलो, मेरे लिए ना सही, अपनी अबोध बेटियों के लिए वापस चलो। उनका तुम्हारे अलावा कौन है।
उन्हें कौन संभालेगा? मेरे माता पिता वैसे ही वृद्ध हो चले हैं, उन्हें भी आज तुम्हारी जरूरत है। माफ़ी चाहूँगी हेमंत, पर मैंने ऐसा जीवन कभी नहीं चाहा जैसा तुमने मुझे दिया। मैं पहले भी तुम्हें इसीलिए छोड़कर गई थी क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास परिवार में नहीं रहना चाहती थी। पर जब मेरे पति के साथ अनबन हो गई और तुम एक अच्छी पोजीशन पर आ गए, तो मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हारे पास वापस आई, लेकिन तुमने फिर से मुझे वही जीवन दे दिया, घर गृहस्थी चूल्हा चौका, जिसके कारण मैंने अपने पति को छोड़ा था। मैं इस सब के लिए नहीं बनी हूँ हेमंत। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे हैं जो अब जाकर पूरे होंगे। अब मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है और अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। बेहतर होगा तुम भी मुझे भूल जाओ। इशिता से दो टूक जवाब पाकर हेमंत वापस लौट गया और जैसे तैसे दोनों बच्चियों और माता पिता की देखभाल करने लगा। रह रहकर सुनीता का मासूम चेहरा और आंसू भरी आंखें सामने आ जाती, पर अब पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं था। समय अपनी रफ्तार से बढ़ चला। हेमंत की उजड़ी जिंदगी से दुखी माँ ने संसार छोड़ दिया तो हेमंत की मुश्किलें और बढ़ गई। अब इशिता की बेटी काजल 18 साल की हो चुकी थी। वह हेमंत की बेटी रुचि 15 साल की। हेमंत दोनों बेटियों की परवरिश जी जान से कर रहा था, लेकिन पैरों से कमजोर रुचि की उसे अत्यधिक चिंता होती थी। आज हेमंत को सुनीता की अहमियत समझ आ रही थी। हेमंत सुनीता के साथ किए बर्ताव और धोखे के लिए पछता रहा था। सुनीता को वापस लाना चाहता था, पर किस मुंह से जाए सुनीता के पास। इतना सब होने के बाद क्या सुनीता उसे माफ कर पाएगी? कैसे माफी मांगेगा वह? यही सोच सोचकर हेमंत परेशान हो रहा था। आखिर काफी सोचने के बाद हेमंत ने सुनीता के पास जाकर माफी मांगने और सुनीता को वापस लाने का निर्णय ले लिया। माँ देखो, मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने अपने स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में टॉप किया है। कृष्णा दौड़ता हुआ और सुनीता से लिपट गया। उसकी बात सुनकर सुनीता की आंखों से आंसू बह चले। माँ, अब क्यों रोती हो? अब रोने के दिन गए, अब तो हंसने के दिन आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं आपको संसार की हर खुशी दूंगा। बस एक बार मेरी नौकरी लग जाए, फिर तुम देखना। हाँ बेटा, क्यों नहीं? जब तू इतनी मेहनत कर रहा है तो नौकरी जरूर मिलेगी तुम्हें। सुनीता ने प्यार से कृष्णा के सर पर हाथ फेरा। माँ, सिर्फ मेहनत नहीं, आपका आशीर्वाद और आपके कर्म जिन्होंने मुझे आज तक इस लायक बनाया, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी बार एंट्रेंस क्लियर कर लूँगा, जरूर सफल होऊंगा और जल्दी ही इंजीनियर बन अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। कृष्णा ने सुनीता के पैर छूकर कहा, मेरा राजा बेटा। सुनीता ने कृष्णा की बलाएं ली। तभी शिवा दौड़ता हुआ आया। सुनीता बुआ, आपसे मिलने कोई आया है। पापा नीचे बुला रहे हैं। मुझसे मिलने कौन आया होगा? सुनीता सोचने लगी। हो सकता है कोई अपने कपड़ों का ऑर्डर देने आया हो। सुनीता ने मन ही मन सोचा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके पीछे पीछे कृष्णा चल दिया। बैठक में कदम रखते ही सुनीता ठिठक गई। सामने वही इंसान खड़ा था जिसे कभी सुनीता ने टूटकर चाहा था, जो कभी सुनीता के जीने का एकमात्र सहारा था और जिसकी बेवफाई से सुनीता का भाग्य पर विश्वास उठ गया था और वो भाग्य और नियति छोड़ कर्म पथ पर चल पड़ी थी। हेमंत, सुनीता के मुंह से निकला। सुनीता के पैर जड़वत हो गए, आगे ना बढ़ सके। नीरज ने सुनीता के कंधे पर हाथ रखा और अंदर चला गया, पर कृष्णा नहीं गया, वहीं खड़ा रहा। कैसे आना हुआ? मैं इस लायक तो नहीं कि तुम मुझे माफ़ कर सको, फिर भी तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया
हो सके तो मुझे माफ़ कर दो सुनीता। अपनी गलती का एहसास होने में बहुत समय लग गया आपको। नहीं, गलती का एहसास तो बहुत जल्दी हो गया था, पर अपराध बोध ने आने नहीं दिया। फिर अब कैसे आ गए? अब अपराध बोध खत्म हो गया। सुनीता व्यंग्यात्मक हंसी। अपराध बोध तो मरते दम तक खत्म नहीं होगा, पर कुछ एहसास ऐसे हैं जो जीते जी ही हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है तुम्हारे होने का एहसास, मेरी गलती का एहसास और इशिता के धोखे का एहसास। इशिता। सुनीता ने गहरी सांस खींची। सुनीता, मुझे माफ़ कर दो, तुमने सच कहा था, इशिता चरित्रहीन है और मुझे जल्द ही यह सच पता चल जाएगा। और देखो, मुझे पता चल गया, वह तो ऐसी औरत है जिसने अपनी बच्चियों के बारे में भी नहीं सोचा, उन्हें भी छोड़कर चली गई। सच कहूँ तो इशिता और आप में आज मुझे कोई फर्क नहीं समझ आता। आप दोनों एक से हो, स्वार्थी और बेवफा, जिन्हें किसी की मोहब्बत का कोई एहसास नहीं और जो ना ही किसी की भावनाएं समझते हैं। पर माफ़ी चाहूँगी, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी माफ़ी भी नहीं। सुनीता स्वाभिमान के साथ बोली, ये कृष्णा है ना मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा, मेरा कृष्णा। सुनीता ने वात्सल्य भाव से कृष्णा की ओर देखा। तुम्हारे इनकार करने से रिश्ता नहीं मिट जाएगा। कृष्णा के साथ मेरा खून का रिश्ता है, वो मेरा बेटा है सुनीता। हेमंत खींच उठा। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, जन्म देना मात्र काफ़ी नहीं, संतान के लिए पोषित करना होता है, अपने खून से सींचना पड़ता है, भावनाओं की बारिश से, और कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, तब जाकर संतान पर अपना हक जता पाती है। और कृष्णा को आपने इनमें से कुछ भी नहीं दिया, फिर ये हक क्यों? सुनीता, छोड़ो गुस्सा, माफ़ कर दो मुझे। वो घर आज भी तुम्हारी राह देख रहा है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें और कृष्णा को संसार का सब सुख दूंगा। मुझे सुख के लिए अब आपकी आवश्यकता नहीं, और कृष्णा के लिए उसकी माँ काफ़ी है, आप चाहे तो पूछ ले। सुनीता ने कृष्णा की ओर इशारा कर दिया। जो मेरी माँ का निर्णय है वही मेरा, मैं किसी पिता को नहीं जानता, मेरे लिए मेरी माँ ही पिता भी है और माँ भी, उसके अलावा मुझे किसी पिता की ज़रूरत नहीं। कृष्णा बोला और सुनीता के पास खड़ा हो गया। तुम लोग चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करो, मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हें और कृष्णा को मना के रहूंगा। हेमंत बोला और चला गया। हेमंत उस दिन तो घर वापस आ गया, पर उसके मन में सुनीता को वापस अपने घर लाने की एक उम्मीद जाग उठी थी। अब जैसे ही वक्त मिलता वो सुनीता से माफ़ी मांगने और कृष्णा को मनाने उनके घर जाता रहता। अब हेमंत की दोनों बेटियां भी भली भांति हेमंत और ईशांत और सुनीता के रिश्ते की सच्चाई जानती थी, और कहीं ना कहीं उनका झुकाव भी सुनीता की तरफ ही था। समय की गति बड़ी निराली होती है। अब माँ के बाद पिता भी हेमंत का साथ छोड़ इस संसार से विदा हो लिए थे। कुछ अपनी गलती का एहसास तो कुछ आत्मग्लानि और अकेलापन हेमंत टूटने लगा था। ऐसे में उसने शराब को अपना सहारा बना लिया और जैसे तैसे अपनी बेटियों और घर को संभालने लगा। उसने खुद को पूरी तरह शराब में डुबो दिया। वह दिन रात शराब पीता और पड़ा रहता। समय के साथ दोनों बेटियां जवान हो गई। हेमंत ने अपनी बड़ी बेटी काजल की शादी एक सामान्य सा लड़का देखकर कर दी। अब केवल रुचि और हेमंत ही रह गए थे इस बड़े से हवेली नुमा घर में। रुचि भले पैर से लाचार थी, पर दिमाग से काफ़ी समझदार और सुलझी हुई थी। वह अपने पिता की तकलीफ समझती थी और साथ ही उसे भी इस बात का अफसोस था कि उसकी माँ इशिता की वजह से सुनीता की गृहस्थी बर्बाद हो गई और उसके पिता का जीवन। पर वो कर क्या सकती थी? उसके हाथ में कुछ न था। वह जितना संभव हो सकता अपने पिता का सहारा बनने की कोशिश करती। हेमंत की तो जान बचती थी रुचि में। आखिर उसके पास रुचि के अलावा कौन था अपना? इधर कुछ दिनों से हेमंत की तबीयत खराब रहने लगी थी। अब हेमंत को रुचि की चिंता सताने लगी। कहीं उसे कुछ हो गया तो रुचि का क्या होगा? और उसने उसके लिए भी योग्य घर और वर की तलाश शुरू कर दी।
रुचि के बेहतर भविष्य के लिए वह धन के विषय में भी नहीं सोच रहा था। वो बस कैसे भी रुचि की जिंदगी खुशहाल और बसी हुई देखना चाहता था, भले इसके लिए कितना भी धन व्यय करना पड़े। वैसे भी हेमंत का जो भी था वह सिर्फ रुचि का ही तो था, क्योंकि बार बार कोशिशों के बावजूद भी सुनीता ने वापस आने से मना कर दिया था और कृष्णा भी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। पर हेमंत ने हार नहीं मानी थी। वह महीने में एक बार जरूर सुनीता से मिलने जाता और बैठा बैठा वापस चला आता। भले वह उसकी ओर एक नज़र उठाकर भी ना देखती, पर फिर भी वह हिम्मत ना हारता था और उसे मनाने के लिए हर संभव प्रयास करता। कृष्णा की अब सरकारी नौकरी लग गई थी, एक ऊंचे पद पर। सुनीता का समय बदल चुका था, अब वह किसी पर आश्रित नहीं थी। आश्रित तो वह पहले भी नहीं थी, वह तो अपने पैरों पर खड़ी थी। अब उसे सिलाई बुनाई का काम करने की भी आवश्यकता नहीं थी। कृष्णा ने उसका सर ऊंचा कर दिया था और इस खुशी ने हेमंत के दिए हर दर्द का मरहम लगा दिया था। कृष्णा सुनीता का बहुत सम्मान करता था। उसमें एक अच्छा पुत्र होने के हर गुण मौजूद थे। साथ ही वो एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था, जो औरतों का सम्मान करता था। सुनीता कृष्णा की उन्नति से बहुत खुश थी और कोशिश में थी कि जल्द से जल्द कृष्णा का घर भी बस जाए। उधर हेमंत ने पैसे और पहुंच के दम पर रुचि की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी, पर उन लोगों की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत की दौलत पर थी। इसी कारण उन्होंने अपाहिज रुचि को अपनाया था। वे जैसे तैसे करके हेमंत से हर समय पैसे ऐंठते रहते और हेमंत उनकी हर इच्छा पूरी करता रहता, अपनी बेटी रुचि की खातिर। पर कहते हैं ना, पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती और माँ बाप के पापों का फल उनकी संतान को ही चुकाना पड़ता है। और इतना सब होने के बावजूद रुचि को रोज ही न सिर्फ अपने कमजोर पैर के कारण, बल्कि हेमंत और ईशिता की चरित्रहीनता के कारण ताने सुनने पड़ते। रुचि किसी तरह अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करती, पर जैसे अब उसके हाथ से सब निकलता जा रहा था और उसका पति उसे धोखा दे किसी और के साथ गृहस्थी बसाने की चाह में था। फिर जैसे ही उन लोगों को एहसास हुआ कि अब हेमंत ज़्यादा कुछ देने लायक नहीं है, तो उन्होंने रुचि को वापस मायके भेज दिया और तलाक के कागज भी भेज दिए। यह सदमा हेमंत के लिए बहुत बड़ा था और वह यह सहन न कर सका और अधिक बीमार रहने लगा। रुचि ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, पर संतान दुख एक ऐसा दुख होता है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। हेमंत एक और रुचि के भविष्य को लेकर परेशान था, तो दूसरी ओर कृष्णा के लिए उसकी आत्मा आसक्त होती जा रही थी। वो अब कृष्णा के लिए तड़प रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर वो सिर्फ कृष्णा को चाहता था, कृष्णा की माफ़ी और पिता का दर्जा, जैसे हेमंत के जीवन का मकसद बन गया था। पर सारे प्रयास विफल हो रहे थे। कर्मों का फल तो हर इंसान को भोगना ही होता है, और फिर हेमंत ने जो किया वो किसी भी सूरत में माफ़ी योग्य नहीं था। हेमंत अभी भी सुनीता के पास जाता था, हालांकि सुनीता ने अब उसे माफ़ कर दिया था, पर वह उसके साथ वापस आने को हरगिज तैयार नहीं थी। आखिर यह उसके आत्मसम्मान की बात थी। पर अब इतना था कि जब कभी आता तो सुनीता के घर से अपमानित होकर नहीं जाता। कृष्णा भी अब थोड़ा बहुत हेमंत से बातचीत कर लेता था, हालांकि उसने अभी उसे पिता का दर्जा नहीं दिया था। माफ़ी दी या नहीं कोई नहीं जानता था। सुनीता को रुचि को लेकर थोड़ा नरमी थी। वह समझती थी कि इस सब में उस मासूम की कोई गलती नहीं है, और वैसे भी वह अपनी ज़िंदगी से परेशान है, अपाहिज है बेचारी। रुचि की सुनीता के हृदय में एक खास जगह थी। आखिर सुनीता और रुचि की किस्मत भी तो लगभग एक सी ही थी। कभी कभी अब हेमंत रुचि को भी सुनीता के घर लेकर आता। अक्सर ही सुनीता रुचि को अपने पास रोक लेती थी। रुचि भी सुनीता को बिल्कुल माँ के जैसा स्नेह देती थी, पर कृष्णा रुचि को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। कहीं न कहीं वह रुचि को उसकी माँ से जोड़कर देखता, जिसके कारण सुनीता ने इतनी तकलीफ सही। समय अपनी रफ्तार से बढ़ चला। अब कृष्णा और सुनीता ने अपना खुद का अलग घर ले लिया
और वो वहाँ रहने लगे थे। एक दिन रुचि का फोन आया सुनीता के पास। आंटी, पापा की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप जल्दी आ जाओ और कृष्णा भैया को भी ले आओ, पता नहीं कब क्या हो जाए। रुचि ने रोते हुए बोला और फोन रख दिया। सुनीता कसम में आ गई। वह कैसे जाए उस घर में वापस, जहाँ पर कभी ना जाने की कसम खाई थी, जहाँ उसे धोखा और बेवफाई मिली। क्या उसे वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? लेकिन अगर वह वापस नहीं गई तो यह गलत होगा। आखिर हेमंत ने अपना पश्चाताप कर लिया था और वह उसे माफ भी कर चुकी थी, और कृष्णा को उसके पिता के लिए जो कर्तव्य उन्हें पूरा करना चाहिए वो कैसे रोक सकती है? एक पिता को पुत्र से मिलने, और वो भी उस समय जब शायद कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो यूं तड़पते हुए नहीं देख सकती हेमंत को। अगर वो यूं ही चला गया तो उसकी आत्मा भी शांति नहीं पाएगी। लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ जो उन्होंने मेरे साथ किया, वो अपमान, वो दर्द कैसे भूल जाऊं? कैसे चली जाऊं उस घर में? सुनीता मन ही मन सोचने लगी। दिल और दिमाग में जंग छिड़ी थी, क्या करे क्या नहीं। सुनीता समझ नहीं पा रही थी। तभी कृष्णा घर आया और सुनीता ने कृष्णा की ओर देखा। आंखों से अश्रुधारा बह चली। क्या हुआ माँ? कृष्णा ने दौड़कर सुनीता को थाम लिया। हेमंत बीमार है, रुचि का फोन आया था। हमें उनसे क्या, वो जिए या मरे? कृष्णा कठोरता से बोला। लेकिन इस समय क्या? जब उन्होंने हमारा नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे? कृष्णा बोला और कपड़े बदलने अपने कमरे में चला गया। हेमंत के बीमार होने की खबर से सुनीता बेचैन हो उठी। हालांकि अब उसका हेमंत के साथ दिल का कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी कुछ तो ऐसा था जो सुनीता को परेशान कर रहा था। आखिर एक समय था जब सुनीता हेमंत को बेहद चाहती थी। आज वो क्या करे क्या ना करे, जाए या ना जाए, और जाए भी तो कैसे जाए उस घर में? और कृष्णा भी तो तैयार नहीं है जाने के लिए, अन्यथा वह सिर्फ कृष्णा को भेज देती अपने पुत्र के फर्ज को निभाने के लिए। कहीं हेमंत को कुछ हो ना जाए। इसी सोच के साथ सुनीता रात भर करवटें बदलती रही और बेचैन रही। सुबह उठते ही वह कृष्णा के लिए खाना बनाने लगी। कृष्णा ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो सुनीता ने हिम्मत करके उससे कहा, कृष्णा बेटा, तुम हेमंत से मिलने चले जाओ। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम हर बार वही बात करती हो? जब मैंने तुमसे रात को भी कहा था कि मुझे उस इंसान से कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम कोई मतलब रखो, फिर क्यों परेशान हो तुम? उसका जीवन वो जाने, उन्हें ही भोगना होगा। तुम सही कह रही हो बेटा, पर तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य है। आखिर वे तुम्हारे पिता हैं। कैसे पिता? कहाँ के पिता? जिसने मेरी माँ की गर्भावस्था के दौरान किसी दूसरी औरत से संबंध रखे और उस औरत के लिए हमें छोड़ दिया, वह मेरा पिता कैसे हो सकता है? वह तो सिर्फ और सिर्फ रुचि के ही पिता है, मेरे नहीं। मुझे उनसे और रुचि से कोई रिश्ता नहीं रखना। बेटा, तुम्हारे ना मानने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। हेमंत तुम्हारे पिता है और हमेशा रहेंगे। ठीक उसी तरह रुचि तुम्हारी बहन है। तुम्हारे मना करने से रिश्ता नहीं टूट जाएगा। वह तुम्हारी बहन है और हमेशा रहेगी, भले ही सौतेली ही क्यों ना हो। मैं नहीं मानता इन बेकार के रिश्तों को। और माँ, तुम भी इस तरह की बातों को सोचकर परेशान मत हो, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। कृष्णा ने सुनीता के कंधों पर हाथ रखकर कहा, तुम कैसे भूल सकती हो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया? तुम कैसे भूल सकती हो किन कठिनाइयों के साथ तुमने मुझे पाला है, किन कठिनाइयों से जीवन निकाला है? तुम किस तरह से उन्हें माफ कर सकती हो? बेटा, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सच है, लेकिन अगर कोई एक इंसान गलत है
तो जरूरी नहीं कि हम भी गलत हो जाए। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। जब हमें उनकी ज़रूरत थी उन्होंने छोड़ दिया। आज अगर हम उन्हें मरता हुआ छोड़ देंगे तो हम में और उनमें फ़र्क ही क्या रहा। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे बेटे की तुलना हेमंत से हो। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे अंदर मेरे संस्कार है, और तुम एक बेटा होने के नाते नहीं तो इंसान होने के नाते एक मरते हुए इंसान के लिए इतना तो कर ही सकते हो जिससे उसकी मौत आसान हो जाए और वह आराम से जा सके। चाहे कितने भी तर्क दे लो माँ, मैं नहीं जाऊँगा। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है तो फिर मैं अकेली चली जाऊँगी, क्योंकि मैं इतनी कठोर नहीं हो सकती। वहाँ रुचि अकेली है, दुखी है, परेशान है। हेमंत अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं इतनी कठोर नहीं हूँ जो उन लोगों को इस हाल में छोड़ दूँ, और मैं उन्हें माफ़ कर चुकी हूँ। और बाहर निकल गई। बाहर जाकर हेमंत के घर जाने के लिए ऑटो में बैठी ही थी कि कृष्णा आकर बैठ गया। तुम मुझे हमेशा मजबूर कर देती हो। चलो भैया, ऑटो वाले से कृष्णा ने कहा और चल दिए। घर के अंदर भीड़ लगी हुई थी। सुनीता का दिल बैठ गया। कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी, सुनीता के ने मन ही मन सोचा और उतरकर घर की तरफ चली। कृष्णा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। चारपाई पर हेमंत लेटा हुआ था, निस्तेज, बहुत ही कमजोर। पास ही बैठी रुचि उसका हाथ थामे रो रही थी। सुनीता ने जाकर रुचि के सर पर हाथ रखा। माँ, रुचि रोकर सुनीता से लिपट गई। माँ तुम आ गई। तो सुनीता की आंखों से भी आंसू बह चले। कल शाम से पापा बहुत बीमार है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। पता नहीं किस इंतजार में है, शायद आप और भैया को देखने के लिए ही उनकी सांसें रुकी हुई है। हेमंत का हाल देख कृष्णा का दिल भी पसीज गया। कृष्णा आगे आया और उसने हेमंत के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ रखा। हेमंत ने आंखें खोल कृष्णा को देखा। उसे देख मानो उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसने अंतिम सांस ली। सुनीता ने रुचि को संभाला। अंतिम संस्कार और सारी क्रियाक्रम करके सुनीता और कृष्णा वापस चल दिए। तभी सुनीता की नज़र रुचि पर पड़ी। उदास दुखी एक कोने में बैठी रुचि को देख सुनीता का दिल पिघल गया। इसका क्या दोष, फिर ये क्यों सहे। सुनीता ही मन बोली और वह भूल गई कि वह इशिता की बेटी है। सुनीता ने रुचि का हाथ पकड़ लिया। चलो बेटा, घर चलो। कृष्णा ने माँ की ओर देखा, पर वह जानता था कि उसकी माँ जो सही है वही करती है। उसने जो एक बार तय कर लिया तो फिर कभी नहीं मानेगी। कृष्णा ने एक बैग में रुचि का सामान डाला और बोला, चलो रुचि, भैया मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। रुचि ने दुखी होकर कहा, वैसे भी मेरी माँ और पिताजी की वजह से आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है। अब मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरे कारण भी परेशान हो। भैया भी कहती हो और साथ ले जाने का हक भी नहीं देती। बहन भाई में कैसी परेशानी, जब तक पापा थे तो तुम्हारे साथ थे, पापा के ना रहते तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और मैं नहीं मानता तुम किसी इशिता की बेटी हो। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि आज मेरी माँ ने तुम्हें अपनाया है तो मेरे लिए तुम सुनीता की बेटी हो और हमेशा रहोगी। अगर तुम हमें अपना मानती हो तो हमारे साथ चलो। रुचि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह सुनीता के सीने से लग गई। सुनीता, रुचि और कृष्णा अपने घर की ओर चल दिए, हेमंत के घर को छोड़कर। हेमंत की आत्मा शांति पा चुकी थी और सुनीता अपना पूरा परिवार। सुनीता ने रुचि की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में करा दी, जहां पर रुचि बहुत खुश है। और कृष्णा की भी शादी कर दी। कृष्णा की पत्नी मोहिनी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। उसने आते ही सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सुनीता आज अपने परिवार में बहुत खुश है।